the summer of love. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम लोगों ने क्लास 8, 9, 10 तीनों के लिए कुछ कुछ वीडियोस दे दिए। आज तीनों क्लासेस के लिए एक साथ मेरे वीडियोस आएंगे अलग अलग टॉपिक पे, जैसा कल मैंने अनाउंसमेंट किया था अपने फेसबुक स्टोरी में। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 8 के बारे में ही जानेंगे और क्लास 8 का जो हमारा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फॉइल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त है या दुश्मन है, इस चैप्टर को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। I divided this chapter into 3 parts. In first segment, we have discussed about the microorganism. In first part, we have discussed the microorganism. What are the microorganism? And group of microorganism. Group of microorganism. Group of microorganism. In second part, we have discussed about the useful and harmful microbes. Useful and harmful microbes. And in our third part of this chapter, we have discussed about the food preservation and nitrogen cycle. So, for the sake of your convenience, to understand this chapter better, I divided this chapter into 3 parts. Each part is taking the less amount of time, and in those period I can explain this chapter very well for you. So, for your convenience, the chapter coming in 3 parts. First part, today we are going to discuss about the microorganism and group of microorganism, and ultimately tomorrow the second part will come, and after that the third part will come for you. So now I am going to start the first chapter, the first part of our second chapter, microorganism. So let's start the chapter with the name microorganism. Microorganism. Micro means too small. Micro means too small, and organism means living one. Living ones. It means the living ones which are too small that we cannot see them with our naked eyes. ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही छोटे होते हैं, जिनको हम किसी तरीके से अपनी खुली आंखों से, नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. द ऑर्गेनिजम्स दैट आर टू स्मॉल to see with naked eyes. ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें खुली आंखों से इनको नहीं देख सकते, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे आर विद अस, ऑल अराउंड अस, एंड वी कैन नॉट सी देम विद आवर नेक्ड आईज. आजकल तो हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये चैप्टर है, आपको कोरोना वायरस के बारे में समझने में भी मदद करेगा. मैं आपको बताऊंगा कोरोना वायरस के बारे में भी कि उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है और वो हमारे लिए कैसे घातक है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो हाउ कैन वी सी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हेन वी आर नॉट गोइंग टू सी इट विद आवर नेकेड आईज? देन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सी विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप क्या है? The instrument used to see microbes. वो इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, आप लोगों ने देखा होगा माइक्रोस्कोप को,
इस तरीके का स्ट्रक्चर है माइक्रोस्कोप का। ये आई पीस होती है, ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं, यहाँ पे अलग अलग तरीके के, अलग अलग पावर के। ये स्ट्रक्चर है, ये सॉफ्ट है। यहाँ पे एक स्टेज बना होता है जिसके ऊपर में हम किसी स्लाइड को रखते हैं। तो ये एक माइक्रोस्कोप है हमारा, और इस माइक्रोस्कोप की मदद से हम लोग किसी भी छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म को इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप is the instrument that is used to see the microbes. माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, और वो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? हमारा माइक्रोस्कोप होता है। बात होती है कि हर एक जो जीव है, हर एक जो ऑर्गेनिज्म है, वो कहीं ना कहीं सरवाइव करते हैं। हम लोग के रहने का अपना अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है, दूसरे कोई भी जीव है, पेड़ पौधे हैं, अलग अलग तरीके के अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में पाए जाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी क्या अलग अलग तरीके के कंडीशंस में पाए जाते हैं, या कहां पे मिलते हैं ये? तो इनको कहा जाता है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स आर ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट, यानी हिंदी में इसका मतलब हुआ सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक। दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। The microorganisms are present in every type of climatic condition. There is no border, or there is no border for the microorganism where they cannot live, or they cannot grow, or they cannot survive. There is no border for them. They can easily grow anywhere where the other life forms cannot be survived. The microorganism can survive in those climatic conditions. Remember this thing. Microorganisms living in those climatic conditions where the other life forms cannot be exist. Like microbes can live in vent of volcano, deep under the sea, space, and deep under the sea, vent of volcano, deep under the sea, space, and acidic environment. So, vent of volcano, it means the opening of volcano, the mouth of volcano is called as the vent of volcano. Can you just assume that you can go and just look down into the volcano toward its mouth? No, we can't. We can't just imagine to go up to the volcano's mouth and look through the mouth of the volcano or the vent of the volcano. So we cannot going to see into the vent of the volcano, but some microorganisms, some bacteria are found in the vent of volcanoes. So we cannot live there. We cannot go for the picnic at the vent of the volcano. But the microorganism, the bacterium, can live into the vent of volcano. हिंदी में थोड़ा समझ लेते हैं। जो वोल्केनो का मुंह होता है, जो ज्वालामुखी का मुंह होता है, उस मुंह के ऊपर भी बहुत सारे बैक्टीरियम जो है वो सरवाइव करते हैं, और वहां पे हमारा जाना और उसके अंदर देखना यह संभव नहीं है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। उसमें से मेल्टेड जो लावाज होते हैं, जो रॉक्स होते हैं, वो वहां से बाहर निकलते हैं। तो इसलिए उस हॉट कंडीशन में जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, उस जगह पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव कर सकते हैं। दे आर लिविंग डीप अंडर द सी वेयर द सनलाइट कैनॉट रीच। ये उस जगह पर भी पाए जाते हैं जहां पे सनलाइट नहीं पहुंचती है, समुद्र के एकदम अनंत गहराइयों में, स्पेस में पाए जाते हैं। सम लाइफ फॉर्म्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन फाउंड इन द स्पेस। Later we have discussed about that, where and how they are found into the space. There is a moon of Saturn known as Titan. Titan is the only
celestial body in our solar system that have something in the liquid form. टाइटन जो है हमारे इस सोलर सिस्टम में एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी है जिसके ऊपर में कुछ लिक्विड फॉर्म में कुछ चीजें पाई गई हैं। अभी नासा के कुछ साइंटिस्टों ने इसके बारे में बताया है, और वो क्या है, वो मीथेन गैस है। और वहां का टेम्परेचर इतना कम है कि वो जो मीथेन गैस है वो लिक्विड होकर के, लिक्विड फॉर्म में कंडेंस होकर के वहां पे नदियों के रूप में बह रही है। आखिर वो मीथेन गैस बनी कैसे? ऐसा अनुमान लगाया गया है कि वहां पे बहुत सारे मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, मीथेन गैस बनाने वाले बैक्टीरियम पाए जाते हैं जिन्होंने मीथेन गैस बनाई है। तो ये भी एक हो सकता है। अभी इसके ऊपर में बहुत सारी प्रामाणिक जानकारी जो है आनी अभी बाकी है, लेकिन स्पेस में पाए जाते हैं। तो जहां पे कोई दूसरा लाइफ फॉर्म सर्वाइव नहीं कर सकता वहां पे ये पाए जाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन लिव इन द वेराइटी ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन वेयर द अदर लाइफ फॉर्म कैनॉट इवन एज्यूम और इमेजिन टू सर्वाइव। सो ये हर जगह होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। जैसे भगवान को हम लोग मानते हैं कि भगवान हर जगह मौजूद है, वैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हर जगह पे मौजूद है। इनका कोई एक विशेष एरिया नहीं है, इलाका नहीं है जिसमें ये पाए जाए। दे आर ओमनी प्रेजेंट। सो नाउ वी हैव मूव टुवर्ड द ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। So let's see the groups of microorganisms. Groups of microorganisms. Microorganism. तो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले वायरस, देन बैक्टीरिया, then algae, fungi and protozoan. Protozoan, fungi, algae, bacteria and virus. Virus, bacteria, algae, fungi and protozoan, these are the 5 groups of the microorganism. So let's start our topic, the group of microorganism, with the virus. And today's our condition is to discuss more about the coronavirus. Viruses are, what are the viruses? First of all, we have going to discuss about the viruses. Viruses are, these are non-living particles that become active in contact with living organisms. क्या है कि वायरसेस क्या है? वायरसेस के पहले मतलब को समझते हैं। वायरसेस का मतलब होता है पॉइजनस लिक्विड। और ये क्या होते हैं, जब हमारे शरीर के बाहर होते हैं, किसी आउटर इन्वायरमेंट में होते हैं, तो ये एक नॉन लिविंग सब्सटेंस के रूप में होते हैं। देखिए, हम लोगों ने कोरोना वायरस के बारे में बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ जाना। आप लोगों ने भी सुना होगा कि इसका जो कंडीशन होता है कि ये 8 से लेकर के 36 घंटे तक जिंदा रह सकता है। 8 से लेकर 36 घंटे का मतलब क्या है? जब पहले दिन जनता कर्फ्यू लगा था, पब्लिक कर्फ्यू लगा था, तो उसमें मोदी जी ने लगभग 24 घंटे का बंद कर दिया। रात को अनाउंसमेंट किया और उसी रात से बंदी हो गई, और अगले दिन रात तक बंदी रहा। फिर अगले दिन सुबह तक लगभग 36 घंटे हो गए थे। तो मोदी जी की ये सोच थी कि 8 से 36 घंटे तक अलग अलग आर्टिकल के ऊपर में ये वायरसेस जो है वो जिंदा रहते हैं। वायरसेस जिंदा नहीं रहते हैं। ये इनकी वैलिडिटी है कि इस कंडीशन में, इस ड्यूरेशन में अगर वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के संपर्क में आएंगे तो वो अपने नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं, अपने इन्फेक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। जब हम
उनके संपर्क में नहीं आएंगे उस दौरान, तो वो क्या हो जाएंगे, दे बिकम डोरमेंट, दे बिकम इनएक्टिव, और उसके बाद अगर वो हमारे संपर्क में आते भी हैं तो कुछ वो हमारा कर नहीं पाएंगे। तो इनको माना जाता है कि वायरसेस आर कंसिडर एज द लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग एंड लिविंग के बीच की कड़ी क्या है, ये है वायरस। क्योंकि शरीर के बाहर तो ये नॉन लिविंग होते हैं, और जब शरीर के अंदर आते हैं तो कैसे हो जाते हैं, अपने नंबर को काफी तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं। देख, वायरसेस के अगर स्ट्रक्चर के ऊपर में चले, जैसे ये कोरोना वायरस के बारे में थोड़ा सा देखें, तो इनका भी स्ट्रक्चर कैसा है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है इनका कोरोना वायरस का। तो ये एक वायरसेस है, और इनका जो लिविंग मटेरियल है, जो शरीर के अंदर में जेनेटिक मटेरियल है जो इनको रिप्रोडक्शन में मदद करता है, वो होता है RNA। क्लास 9 में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें समझेंगे, या यहां भी समझ लीजिए, RNA का मतलब होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, R से राइबोज, N से न्यूक्लिक, A से एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये वो मटेरियल है जो इनके नंबर को रिप्रोड्यूस करने में मदद करता है, जिसकी मदद से ये अपने नए जनरेशन को डेवलप कर सकते हैं। इसके ऊपर में एक प्रोटीन और लिपिड की कवरिंग पाई जाती है, फैट की कवरिंग। आप कह लीजिए कि इसके ऊपर में क्या पाई जाती है, फैट की कवरिंग होती है, फैट की कवरिंग होती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपने हाथों को साबुन से धोना चाहिए। तो साबुन से धोने में क्या फायदा है भाई, साबुन से 20 सेकंड तक अगर अपने हाथों को हम धोएंगे अच्छी तरीके से, तो ये जो फैट है वो सोप सोल्यूशन में क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। और जब ये फट जाएगा, इसका कवरिंग फट जाएगा, तो इसका सारा मटेरियल क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और ये वायरसेस जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, और हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। वायरसेस की अगर साइज की बात करें तो इनका साइज कितना होता है, 220 से लेकर के 300 म्यू तक होता है, म्यू मीटर तक इनका साइज जो होता है, माइक्रोन तक होता है इनका। ये जो वायरस है कोरोना वायरस, ये 400 से 500, इसका जो पार्टिकल साइज है वो 400 से 500 माइक्रोन है, यानी बड़ा पार्टिकल साइज है। तो हम इसको रोक सकते हैं, इसके स्प्रेड को कैसे रोकेंगे भाई, ये अगर हम लोग मुंह पे मास्क लगाते हैं तो ये मास्क के थ्रू पास नहीं कर सकता है, इसका पार्टिकल साइज बड़ा है दूसरे वायरसेस की अपेक्षा, तो ये मास्क के थ्रू हमारे मुंह में जा नहीं सकता है। दूसरा है, बड़ा साइज है तो भारी भी है, तो इसीलिए कहा गया है सोशल डिस्टेंसिंग, लगभग 6 फीट की दूरी हमारी होनी चाहिए। कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दे रहा हूं आपको, 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। अगर हमारे मुंह से खांसते या छींकते समय ये निकलता भी है तो ये 6 फीट की दूरी तक नहीं जा सकता है, ये गिर जाएगा रास्ते में। इसीलिए तो गिर जाएगा तो अलग अलग सब्सटेंसेस के ऊपर में गिरेगा, इसीलिए हम लोग एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर या सोप का यूज करते हैं बार बार अपने हाथों को धोने के लिए, जब भी हम कहीं बाहर से आते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि कहां पे वायरसेस थे या कहां पे वायरसेस नहीं थे। वायरसेस, ज्यादातर जो वायरसेस होते हैं वो डिजीज कॉजिंग ही है, जैसे HIV वायरस हम लोगों ने बात किया, HIV वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, कोरोना वायरस, तो ये सब हमारे अलग अलग तरीके के वायरसेस के टाइप्स हैं। इसके अलावा भी बहुत तरीके के वायरसेस हैं। तो वायरसेस आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग सब्सटेंसेस। दे आर टू स्मॉल, दे आर नॉन लिविंग आउटसाइड द बॉडी, एंड दे ओनली बिकम एक्टिव व्हेन दे कमिंग इनटू आवर बॉडी। जब हमारे शरीर के अंदर आते हैं तभी जाकर के बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। बैक्टीरिया की बात करें तो सबसे पहला एक टर्म आता है इनके लिए कि दीज आर सिंपलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ही सिंपल तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जब हम लोग इसी आपके क्लास 8 में सेल चैप्टर में चलेंगे तो वहां पे सेल के 2 टाइप होते हैं। एक सेल को कहते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये जो बैक्टीरियम होते हैं ये कैसे होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोट्स। क्या कहते हैं इनको, प्रोकैरियोट्स कहते हैं। इट मीन्स दे हैव द सिंपलेस्ट सेल, यानी उस सेल के अंदर में कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल नहीं होते हैं।
न्यूक्लियस जो होता है वेल डेवलप नहीं होता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर के जो मटेरियल होते हैं वो पूरे सेल में बिखरे हुए होते हैं। हाँ, इसके पास एक सेल जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो इसीलिए बैक्टीरियम को हम लोग कहते हैं कि ये बड़ा ही सिंपलेस्ट टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसका जो साइज होता है वो कितना होता है? साइज इज वेरी फ्रॉम 0.2 टू 100 माइक्रोन। 100 माइक्रोन, यानी 1 माइक्रोन का मतलब क्या होता है? 1 माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर। 10⁻⁻6 मीटर 1 माइक्रोन। अगर 1 मीटर स्केल है हमारे पास में और उसके 1 लाख टुकड़े अगर हम लोग कर देते हैं, ठीक है ना, उसके 1 लाख टुकड़े अगर हम लोगों ने कर दिए तो वो जो छोटा सा एक टुकड़ा होगा उसका ना, वो जाकर के उसके साइज का ये बैक्टीरियम का साइज होता है। और बैक्टीरियम जो है अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशंस में पाए जाते हैं। अगला जो हमारा पार्ट होगा यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वहां पे हम बैक्टीरियम के जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये बैक्टीरियम जो है वो कैसा है? एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरियम अलग अलग फॉर्म्स में पाए जाते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स इनके क्या होते हैं? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अलग अलग रूप क्या होते हैं उसके बारे में जानते हैं। बैक्टीरियम का जो शेप होता है वो बैसिलस यानी रॉड शेप, रॉड लाइक बैक्टीरिया। रॉड लाइक बैक्टीरिया। तो रॉड लाइक बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं, रॉड लाइक बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं बैसिलस। इसका शेप कैसा होता है? ये लंबा शेप होता है उसका, ये लंबे शेप में होते हैं बैसिलस बैक्टीरिया। तो बैसिलस बैक्टीरिया का एग्जांपल हमारा होता है जैसे इस्चेरिशिया कोलाई। इस्चेरिशिया कोलाई, इसको हम लोग कहते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया, इस्चेरिशिया कोलाई। कोकाई यानी स्फेरिकल बैक्टीरिया। इसका एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। जो न्यूमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकल। उसका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होते हैं, गोल गोल होते हैं। ये रॉड शेप्ड होते हैं, देखने में ऐसे लंबे लंबे होते हैं, ये गोल गोल होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। इसके अलावा विब्रियो, यानी कॉमा शेप्ड। ये जो बैक्टीरिया होते हैं कैसे होते हैं? दीज आर कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है? जैसे हम लोग कॉमा बनाते हैं तो कॉमा शेप्ड ये बैक्टीरिया होते हैं, दीज आर कॉमा शेप्ड। तो इनको हम लोग कहते हैं विब्रियो बैक्टीरिया। तो इसका एग्जांपल है विब्रियो कॉलेरी। जो तीसरा जो हमारा बैक्टीरिया होता है उसे हम लोग कहते हैं विब्रियो। तो विब्रियो का शेप कैसा होता है? कॉमा शेप्ड होते हैं, दीज आर कॉमा शेप्ड। ये ज्यादातर कॉमा शेप्ड होते हैं, कॉमा की तरह होते हैं। विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरियम है। विब्रियो कॉलेरी कॉलेरा डिजीज कॉज करता है। कौन सा डिजीज ये कॉज करता है? कॉलेरा। और चौथा जो है वो है हमारा स्पाइरिलम। इसका शेप कैसा होता है? ये स्पाइरल फॉर्म में होते हैं, टेढ़े मेढ़े इस तरीके से होते हैं, स्पाइरल फॉर्म में होते हैं। हाँ, तो स्पाइरिलम पैलिडियम जो एग्जाम्पल है इसका वो है इसका ट्रेपनोनिमा पैलिडियम। ट्रेपनोनिमा पैलिडियम, ये इसके एग्जाम्पल। तो स्पाइरिलम फॉर्म। तो ये सब हमारे डिफरेंट फॉर्म्स हैं बैक्टीरिया के। तो हम लोगों ने वायरसेस के बारे में और बैक्टीरिया के बारे में जाना। ये सब आप कॉपी वगैरह रखे होंगे तो इनको रफ कॉपी पे यूज करके इनको नोट करते रहिएगा, ठीक है? आप देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। मैं आगे बढ़ता हूं अपने टॉपिक की तरफ।
तीसरा जो है वो है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एल्गी। क्या है हमारा? एल्गी। एल्गी एल्गी का मतलब होता है सीवीड्स। इनको हम लोग क्या कहते हैं? सीवीड्स। सीवीड्स कहते हैं, ठीक है। तो एल्गी सीवीड्स होते हैं एंड दे आर these are unicellular to multicellular। ये यूनिसेलुलर से लेकर के मल्टी सेलुलर तक होते हैं, यानी एक सेल से भी बने होते हैं और बहुत सारे सेल से मिलकर के भी बने होते हैं। तो इसीलिए इनको कहा जाता है कि यूनिसेलुलर से लेकर के मल्टी सेलुलर तक होते हैं। These are simplest plants हैं। body not divided into root, stem and leaves। देखिए, ये यूनिसेलुलर से लेकर के मल्टी सेलुलर तक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ऑटोट्रॉफिक है यानी प्लांट की तरह ही है, ऑटोट्रॉफिक है यानी अपना खुद खाना तैयार कर सकते हैं। दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। दे आर द सिंपलेस्ट प्लांट। इट मीन्स दे आर प्लांट बॉडी। जैसे एक प्लांट के बारे में हम समझते हैं और प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में क्या होता है? रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है। बट दीज आर द सिंपलेस्ट प्लांट। दे डू नॉट पोजेस एनी रूट, स्टेम एंड लीफ। इनके पास में कोई भी रूट, स्टेम, लीफ नहीं पाई जाती है। तो ये सिंपलेस्ट प्लांट होते हैं एल्गी। इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं हमारे? स्पाइरोगायरा आता है, स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास एक्सेट्रा, और भी ऑर्गेनिजम्स आते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा फंजाई। देखिए फंजाई क्या होते हैं? These are also simplest non-chlorophyllous organism। देखिए सिंपलेस्ट नॉन क्लोरोफिलस क्या होते हैं? सिंपलेस्ट है यानी जो इनका सेल का स्ट्रक्चर होता है वो तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जैसे हमारे सेल का होता है, लेकिन ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं। इनके पास भी कोई रूट, स्टेम, लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स नहीं पाए जाते हैं। नॉन क्लोरोफिलस होते हैं यानी इनके पास क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है, सो दैट दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। सो हाउ दे कैन ऑब्टेन देयर फूड? दिस fungi either the saprotrophs or parasites। फंगसेस जो हमारे फंजाई हैं दे मे बी saprotrophs और parasites। तो saprotrophs it means they obtain dead and decaying food from dead and decaying material। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी भी सड़ी गली चीज के ऊपर से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। तो इन फंगस को, इन फंजाई को हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग डिकम्पोजर्स भी कहते हैं, बिकॉज दे ग्रो ऑन द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल एंड डिकम्पोज देम इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इनको हम लोग कहते हैं सैप्रोट्रॉप्स। पैरासाइट्स, सम फंगस आर ग्रो ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म, कॉज देम हार्म और मेक देम डिजीज, सो व्हाई दे आर नोन एज द पैरासाइट। कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर में ग्रो कर जाते हैं, उनसे अपना फूड लेते हैं एंड इन दिस प्रोसेस दे मेक देम डिजीज। और इस प्रोसेस में उनको क्या करते हैं? बीमार कर देते हैं। जैसे रिंग वर्म है, रिंग दाद खास खुजली, तो
तो दांत के बारे में, तो जो रिंग होते हैं वो क्या होते हैं, फंगस होते हैं, तो हमारी स्किन के ऊपर में ग्रो कर जाते हैं, और स्किन के ऊपर में ग्रो करने के प्रोसेस में वो क्या करते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो पैरासाइट में दे ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म टू गेट देयर फूड। ठीक है, तो ये पैरासाइट्स होते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स अगर हम लोग लें, इनके क्या क्या एग्जांपल है भाई, इसमें आते हैं पेनिसिलियम, मशरूम हम लोगों ने देखा है, मशरूम खाते भी हैं, तो मशरूम, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये सब फंगस के एग्जाम्पल है, मेक देम नोट। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने एल्गी और फंजाई के बारे में जाना। चलिए अगला हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोटोजोअन्स। तो जल्दी से इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोटोजोअन्स हैं क्या। प्रोटोजोअन्स तो प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और जून्स का मतलब होता है एनिमल्स। तो दीज आर कंसीडर एज द फर्स्ट एनिमल्स। ये कैसे कंसीडर किए जाते हैं, दे आर कंसीडर एज द फर्स्ट एनिमल। तो प्रोटोजोअन प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव एनिमल्स है, यानी इनको ऐसा माना जाता है कि दे आर द फर्स्ट एनिमल ऑन द अर्थ। ये पहले ऐसे एनिमल्स थे जो इस अर्थ पे आए, तो इनको हम लोग प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इनके बारे में जो ऑर्गेनिज्म थे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, थोड़ा सा मैं शुरुआत में आपको बताना भूल गया। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में सबसे पहले बताया था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक साहब ने 1674 में एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व माइक्रोब्स इन पॉन्ड वाटर। और उस पॉन्ड वाटर में जो उन्होंने देखा वो क्या थे, वो बैक्टीरियम थे, वो प्रोटोजोअन्स थे, जिनको उन्होंने पहली बार पानी के अंदर में देखा। तो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने इन एनिमल्स को सबसे पहले दुनिया के सामने ले आया और बताया कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, पॉन्ड वाटर में सर्वाइव करते हैं। तो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने बताया। ये प्रोटोजोअन्स कैसे होते हैं, तो ये भी सिंपलेस्ट एनिमल्स हैं। दीज आर द सिंपलेस्ट एनिमल्स। Simplest animals, it means they do not possess the organ like us। दूसरे जो जानवर होते हैं उनकी तरह इनके पास में ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम्स नहीं पाए जाते हैं। दे आर ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये कैसे है, दीज आर यूनिसेलुलर, यानी कि इसके बने होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो केवल एक ही सेल से मिलकर के बने हुए हैं। तो सिंपलेस्ट एनिमल है, यूनिसेलुलर है, एंड ऑल देयर लाइफ प्रोसेसेस, जितने भी जीवन की जरूरी चीजें हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ऑल आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द सिंगल सेल। तो ये सारे के सारे, इसी में से एक ऑर्गेनिज्म इनका होता है जिसको हम लोग कहते हैं यूग्लिना। आप इसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे यूग्लिना का, तो आपको ऐसे ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा यूग्लिना का। और ये यूग्लिना जो है, इसको माना जाता है कि दे आर द लिंक बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल। यूग्लिना को माना जाता है कि ये प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी है, बिकॉज दे पोजेस क्लोरोफिल। क्योंकि इस यूग्लिना के अंदर में क्या मिलता है भाई, क्लोरोफिल मिलता है, और इससे ये अपना फूड खुद ब खुद तैयार कर सकते हैं। तो प्रोटोजोअन और द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म एंड दे परफॉर्म ऑल देयर लाइफ प्रोसेस इनसाइड द सिंगल सेल। तो इनको इसीलिए हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर का पहला पार्ट जो है आज कंप्लीट किया। कल इस चैप्टर का दूसरा पार्ट लेके आएंगे, जिसमें हम लोग हार्मफुल और यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है फ्रेंड एंड फोई। तो यूजफुल कैसे हैं और हार्मफुल कैसे हैं,
इसको तब तक आप पढ़िएगा, समझिएगा, और कल हम इसके दूसरे पार्ट के साथ में इसी समय पे आप लोगों से मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's